हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, क्लास 11th का फिज़िक्स का। तो हमें इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो पता होने चाहिए और इसमें से काफ़ी 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो चलो आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में ही एक डेफिनेशन लिख दी है। Any external force applied on an object due to which shape and size of object is changed is called deforming force। मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स, आप लोग सोचेंगे ये क्या टॉपिक है। डिफॉर्मिंग फोर्स जैसे हमारे पास यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, आप लोग सोचेंगे कि ये मैंने बनाया क्या है, तो इससे आपको समझ आ रहा होगा ये एक स्प्रिंग तो है ही है। मैंने एक स्प्रिंग बनाई है। डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है? जब हम किसी चीज़ पे एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, और जब हम वो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना, तो उसकी शेप और साइज़ दोनों ही चेंज होती है उस ऑब्जेक्ट की, तो उसे हम डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। मतलब स्प्रिंग का एग्जाम्पल जो है हमारे पास, एग्जाम्पल स्प्रिंग इज़ द बेस्ट फॉर दिस डिफॉर्मिंग फोर्स टॉपिक। मतलब अगर हम किसी स्प्रिंग को खींच रहे हैं, अगर हम किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे ना, तो उसकी शेप और साइज़ दोनों ही चेंज हो जाएगी। वो पतली हो जाएगी और थोड़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, उसकी साइज़ और शेप दोनों चेंज हो गए हमारे पास। ठीक है, तो उसे हम डिफॉर्मिंग फोर्स कहेंगे। अब नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी हमारे पास, इलास्टिसिटी का क्या मतलब हुआ? डिफॉर्मिंग फोर्स से ही हम इलास्टिसिटी को हम रिलेट करेंगे। इसमें हमने लिखा है द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट अपोज टू द एक्सटर्नल फोर्स एंड व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव्ड इट कम्स बैक अगेन टू इट्स ओरिजिनल शेप। मतलब अगर जैसे हमने इस स्प्रिंग को खींचा, ठीक है, स्प्रिंग को खींचते ही जब हमारे पास हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो हमने वो स्ट्रेच हो गई, उसकी शेप और साइज़ दोनों चेंज हो गई। लेकिन जब हमने उसे छोड़ा, उसे रिलीज़ करा ना, तो उस पे से वो एक्सटर्नल फोर्स रिमूव हो गया, और वो एक्सटर्नल फोर्स रिमूव होते ही वो अपनी वापस से अपनी ओरिजिनल शेप में आ गई। मतलब जैसी वो ऑलरेडी थी। स्प्रिंग का क्या मतलब होता है? यही तो होता है कि हम उसे स्ट्रेच करते हैं और वापस से छोड़ दें तो वो अपनी ओरिजिनल शेप पे वापस आ जाती है। तो इस डिफॉर्मिंग फोर्स और इलास्टिसिटी को हमने एक दूसरे से बिल्कुल रिलेट करा है। अब नेक्स्ट टॉपिक लिया है हमने प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी से क्या हुआ? इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि जैसे हमने एक ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स लगा के जब उसे हटाया तो इलास्टिसिटी में क्या हुआ? वो वापस से अपनी ओरिजिनल शेप में आ गई। लेकिन प्लास्टिसिटी में क्या होगा? जब हम किसी चीज़ पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं और उसे वापस से छोड़ते हैं, लेकिन छोड़ने के बाद वो वापस से अपनी ओरिजिनल शेप पे नहीं आती है, तो उसे हम प्लास्टिसिटी कहते हैं। तभी तो जैसे हम प्लास्टिक कह सकते हैं, अगर हम एक थैली को ज़्यादा स्ट्रेच कर लेते हैं और वो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, तो वापस से उसे एक्सटर्नल फोर्स रिमूव करने के बाद में वो वापस से अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आती है, क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रेच हो जाती है। तभी तो वो प्लास्टिक है, और प्लास्टिक से हमने क्या बोला, इसे प्लास्टिसिटी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स क्या है लिखा है हमने? When external forces applied on object, it becomes deformed, and internal forces produced in object due to which is due to which is equal to external force, but in opposite direction, due to which object come back in its original state। मतलब रीस्टोरिंग फोर्स वो चीज़ है जो हमने डिफॉर्मिंग में पढ़ा है। मतलब कि अगर हमने किसी चीज़ पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करा, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद उस पर हमने इंटरनल फोर्स अप्लाई हुआ, मतलब जब हमने उसे रिलीज़ करा, एक्सटर्नल फोर्स को हमने छोड़ दिया, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स को छोड़ते ही उस पर एक अलग ही, मतलब इंटरनल फोर्स जो इंटरनली ऑब्जेक्ट के अंदर प्रोड्यूस होता है, एक इंटरनल फोर्स प्रोड्यूस हुआ उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल था, मतलब उसके बराबर का काम कर रहा था। ठीक है, उस जितना हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया उतना ही इंटरनल फोर्स लगा उस पर, और जैसे ही वो लगा तो वो अपनी ओरिजिनल स्टेट पे आ गया। ठीक है, तो उसे ही हम रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। मतलब जैसे वही स्प्रिंग वाला जो हमारे पास, अगर इनमें से आपको कोई भी प्लास्टिसिटी को छोड़ के बस
इलास्टिसिटी, डिफॉर्मिंग और रीस्टोरिंग। अगर इनमें से आपसे किसी का भी एग्जाम्पल पूछते हैं तो आप स्प्रिंग का एग्जाम्पल दे सकते हैं। प्लास्टिसिटी में आप प्लास्टिक, पॉलीथीन का, या फिर और भी प्लास्टिक्स की जो हमारे पास आते हैं ऑब्जेक्ट्स, उनके एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 4 टॉपिक जो थे ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो के लिए बोलते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेस, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो स्ट्रेस है। अब नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है? इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर आप इतना ही लिख के आओगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आप इसको अगर ज़्यादा डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे तो मे बी जो चेकर है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए। तो स्ट्रेस का हमारे पास इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब स्ट्रेस का फॉर्मूला भी हमारे पास यही होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। कि हमारे पास जब स्ट्रेस पे एक रीस्टोरिंग फोर्स अप्लाई हो रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स हमने क्या था कि एक्सटर्नल फोर्स लगता है, फिर जब हम उसे रिमूव करते हैं तो एक इंटरनल फोर्स अप्लाई होता है। रिकॉल करा आपने? आप इसे साथ के साथ लर्न भी करते जाइए ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला है हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया। इसकी यूनिट भी होती है हमारे पास, कई बार हमसे इसकी यूनिट पूछ ली जाती है, एमसीक्यूज में आ जाता है। तो इसकी यूनिट होती है हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसकी डायमेंशन भी होती है हमारे पास। इसके ऊपर भी क्वेश्चंस बनता है, कभी हमारे पास स्ट्रेन क्या आता है, कभी आप हमारे पास स्ट्रेस का आता है। तो स्ट्रेस की डायमेंशन मैं आपको बता देती हूँ, m1 L-1 T-2। अब कई लोगों को डायमेंशंस नहीं हो पाती हैं कि हाँ एकदम से हमें याद नहीं हो पाती है, तो हम इसके लिए मैं आपको डायमेंशन एक्सप्लेन कर देती हूँ। डायमेंशन में क्या होता है कि हमारे पास जैसे ये फॉर्मूला दे रखा है हमें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हम पहले ये जो हमें यूनिट दे रखी होती है ना, हम या तो यूनिट में देख लो आप, अगर यूनिट में नहीं तो आप फॉर्मूला में देखो। फॉर्मूला हमारे पास है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो हम फोर्स की डायमेंशन देखेंगे, हमारे पास फोर्स की क्या डायमेंशन। अब ये जो नॉर्मल डायमेंशंस हैं हमें ये तो याद होनी चाहिए, फोर्स, एरिया, वॉल्यूम, इन सब की हमें थोड़ी बहुत याद होनी ही चाहिए। ठीक है, अगर आप लोगों को याद नहीं है तो मैं आपके लिए इसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं आपको सारी डायमेंशंस मेन जो हैं वो लिख के दे दूंगी, और आप उसे प्लीज़ जाके ज़रूर देखिएगा। फिर तो मैं आपको फोर्स की डायमेंशन बता रही थी। फोर्स की डायमेंशन होती है हमारे पास m1 L-1 T-2, और एरिया की हमारे पास होती है L-2। ठीक है, L-2 क्या है? मीटर स्क्वायर। तो इसकी लेंथ क्या हो गई? मीटर स्क्वायर, तो इसलिए L-2 आ गया। अब जब हम इस L को ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या बनेगा हमारे पास? m1 L-1 T-2, और ये ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा तो L-2। जब बेस सेम है तो पावर्स ऐड होती हैं। थोड़ा बहुत मैथ्स का है, बायो वालों को थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी एक्चुअली, क्योंकि कई लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि बायो वालों को मैथ्स नहीं आती, प्रॉब्लम आती है, लेकिन इतना कैलकुलेशन तो बायो वालों को भी आता है। ठीक है, अब ये हमारे पास यहाँ पे ये था, तो बेस सेम है तो इसको अगर करेंगे तो 1 - 2, तो हमारे पास -1 होता है। ठीक है, -1 आ गया, तो इसलिए इसकी डायमेंशन हमारे पास L-1 L-1 T-2। तो ये हमारे पास इसकी डायमेंशन आ गई, जो मैंने यहाँ पे लिखी है एज इट इज़, देख लीजिए। डायमेंशन m1 L-1 T-2। बस इतना सा ही है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। आप लोग भी इसको बहुत आराम से कर सकते हो, क्योंकि ये हमारे पास फिज़िक्स का सबसे ईजीएस्ट चैप्टर है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे स्ट्रेस के टाइप्स पढ़ेंगे। तो स्ट्रेस के हमारे पास यहाँ पे 3 टाइप्स होते हैं। पहला हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल है, सेकंड वॉल्यूमेट्रिक है, और थर्ड टेंजेंशियल है। अब हम इनका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इन पे खैर ज़्यादा बनते नहीं, लेकिन हमें इनका मालूम होना चाहिए कि ये आगे हमारे यूज़ में ज़रूर आते हैं। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हमारे पास क्या होता है, जिसमें हमारे पास लेंथ में अगर हमारे पास चेंज आता है, ठीक है, जब हमारे पास लेंथ में चेंज आता है तो वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बोलते हैं। मतलब जैसे हमारे पास ये हमारे पास एक सिलेंडर है, ठीक है, इसकी हमारे पास लेंथ यहाँ पे L है, ठीक है, और यहाँ हमारे पास लेंथ में थोड़ा सा चेंज आ गया है, ठीक है, ये वाला, जिसे हम डेल्टा L बोल सकते हैं, चेंज इन लेंथ। ठीक है, तो ये जब हमारे पास इतना सा इसमें चेंज आता है ना, तो हम इसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन भी हमारे पास ज़रूर होती है। आप इसकी डेफिनेशन अपने मन से भी लिख सकते हैं, काफ़ी इजी है,
when stress is normal to the surface of a body is longitudinal stress. ठीक है, मतलब जब हमारे पास लेंथ के अंदर चेंज आते हैं ना तो उसे हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बोलते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है वॉल्यूमेट्रिक. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होता है? जैसे कि हमारे पास एक टैंक है, इसमें हमने एक बॉल, ठीक है, या कोई भी ऑब्जेक्ट डाला है, ठीक है, जिसके तो जैसे यहाँ पे वाटर है. मेरे डायग्राम पे मत जाना, मेरा डायग्राम बहुत ही ख़राब होता है एक्चुअली, मुझसे बनते नहीं है. तो इसमें हम क्या है, जब हमारे पास जैसे हमने हमारे पास ये स्फेयर है, और जब इस स्फेयर के वॉल्यूम के अंदर चेंज आती है, क्योंकि जब हम पानी के अंदर एक ऑब्जेक्ट को डाल रहे हैं, ठीक है, तो उसके वॉल्यूम, जब स्फेयर को डालेंगे तो ऑफकोर्स उसकी लेंथ में तो कोई चेंज होगा नहीं, उसके वॉल्यूम में चेंज होगा. तो ये धीरे धीरे क्या होगा, वाटर के अंदर इस पर अप्लाई होगा, एक फोर्स अप्लाई होगा जिसके इसके वॉल्यूम में चेंज आएगा. ठीक है, ये कंप्रेस होने लगेगा धीरे धीरे. ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा ये धीरे धीरे हमारे पास क्या होगा, कंप्रेस होगा और ये छोटा हो जाएगा, तो इसके वॉल्यूम में चेंज आएगा. ये हो गया ना डेल्टा वी, वॉल्यूम के अंदर चेंज आ गया. अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टेंजेंशियल. टेंजेंशियल क्या होता है? टेंजेंशियल मतलब, अब ये तो टेंजेंशियल, इससे आपको समझ आ रहा होगा टेंजेंशियल क्या, टेन थीटा. टेन थीटा को याद रख सकते हो टेंजेंशियल से. और टेन थीटा का मतलब क्या, एंगल में चेंज आना. थीटा से पता लग रहा है हमें एंगल में चेंज आना. ठीक है, तो जब हमारे पास जैसे ये कोई हमारे पास एक वॉल है या कोई भी कॉपी आप ले सकते हो, और अगर जैसे ये कॉपी है हमारे पास एकदम स्ट्रेट, एकदम 90 डिग्री के एंगल पे है, लेकिन अगर ये थोड़ा सा, अगर हम इसे बेंड कर दें, ऐसे थोड़ा सा ऐसे आ जाए, ठीक है, ये ऐसे हो जाए थोड़ा सा, ये ऐसे है, तो है ना, हो सकता है. और ये थोड़ा सा इसमें चेंज आ गया हमारे पास, तो ये क्या है, थीटा डिग्री, थीटा एंगल पे इसमें चेंज आ रहा है हमारे पास, तो ये इसलिए इसको बोल सकते हैं हम चेंज इन एंगल. क्या बोल सकते हैं, चेंज इन एंगल. टेंजेंशियल स्ट्रेस में क्या, चेंज इन एंगल. साथ के साथ लर्न करते जाना, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ उसे रिकॉल करते जाना पहले वाले को भी. ठीक है, अब हमारे पास यहाँ नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेन. स्ट्रेन क्या होता है, द चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट इनिशियल डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स. किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जब हमारे पास किसी इनिशियल डायमेंशन, मतलब जो स्टार्टिंग ऑफ पॉइंट है उससे हमारे पास अगर किसी डायमेंशन में चेंज आ रहा है तो उसे हम आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे मैंने स्ट्रेस लिख दिया है, बट ये स्ट्रेन की डेफिनेशन है. मैं यहाँ पे स्ट्रेन एक्सप्लेन कर रही हूँ आप लोगों को. स्ट्रेन, ठीक है, तो उसे हम स्ट्रेन बोलते हैं. अब स्ट्रेन हम देखेंगे होता क्या है. स्ट्रेन इज कई बार हमारा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एमसीक्यूज में, नहीं वरना फिलिंग द ब्लैंक्स में आ जाता है कि स्ट्रेन जो है वो हमारे पास कैसी क्वांटिटी है. इट इज़ अ यूनिटलेस क्वांटिटी. ठीक है, इट इज़ अ यूनिटलेस क्वांटिटी. लर्न करते जाना, हैंड टू हैंड में बार बार आप लोगों को बोल रही हूँ क्योंकि हमारे को बहुत काम आते हैं ये चीज़ें, और जब हम एक साथ याद नहीं करते तो हमें बाद में बहुत पछतावा होता है. इसकी डायमेंशन हमारे पास, ये डायमेंशन लेस होता है. ठीक है, इसकी डायमेंशन हमारे पास डायमेंशन लेस होती है. इसका स्ट्रेन का हमें कई बार फॉर्मूला पूछ लिया जाता है एमसीक्यूज़ में. मेरे पास भी बहुत पेपर में आ चुके हैं. इसका हमें फॉर्मूला हमें पूछ लिया जाता है, तो इसमें आएगा चेंज इन वैल्यू, या फिर डायमेंशन लिख सकते हैं आप लोग, चेंज इन डायमेंशन. आप लोग इसकी डेफिनेशन से ही फॉर्मूला बना सकते हैं, क्योंकि देखिए चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट इनिशियल डायमेंशन, ओरिजिनल वैल्यू, या फिर आप इनिशियल डायमेंशन भी बोल सकते हैं इसको. ठीक है, फॉर्मूला हमें डेफिनेशन से ही मिल जाता है, इसलिए मैं डेफिनेशन वही आती है जो फॉर्मूला है. ये दो हमें जो दे रखे हैं ना, ये मैं आपको फिर से बता देती हूँ, ये हमारे पास सबसे ईजिएस्ट चैप्टर है हमारी फिजिक्स बुक का. ठीक है, तो हमने स्ट्रेन का भी पढ़ लिया है. अब इस स्ट्रेन के भी 3 पार्ट्स होते हैं हमारे पास, इसके 3 टाइप्स होते हैं. पहला हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल है, ठीक है, वही लॉन्गिट्यूडनल. सेकंड हमारे पास वॉल्यूम है, वॉल्यूम स्ट्रेन. और थर्ड है हमारे पास शेयरिंग. ठीक है, या फिर इसे हम टेंजेंशियल, वापस से इसे टेंजेंशियल भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको शेयरिंग स्ट्रेन बोलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा. लेकिन आप लोगों को दोनों याद रखने चाहिए, क्योंकि हमें कई बार पूछ लिया जाता है तो बच्चे काफ़ी बार कंफ्यूज हो जाते हैं. ठीक है, वही है लॉन्गिट्यूडनल, लेंथ में चेंज आना. ठीक है,
मैं यहाँ पे डेल्टा से मतलब चेंज को मेंशन कर रही हूँ, वॉल्यूम में चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है, और इसमें चेंज इन थीटा मतलब चेंज इन एंगल। इसके फॉर्मूलाज होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास बनता है डेल्टा एल बाय एल, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल वैल्यू। फॉर्मूला जो है हमारे पास वही अप्लाई होगा, चेंज इन वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू। चेंज वैल्यू क्या है, लेंथ में चेंज, और ओरिजिनल वैल्यू क्या है इसकी, लेंथ। वॉल्यूम में हमारे पास वही डेल्टा वी बाय वी, लेकिन यहाँ हमारे पास ये माइनस में रहेगा। अब आप लोग सोचेंगे माइनस कहाँ से आ गया। मैंने आप लोग को बताया था कि इसकी वॉल्यूम में जब चेंज आता है तो कंप्रेस होता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास माइनस साइन है ना, और ये कंप्रेस होगा तो ऑफ कोर्स जो हमारे पास शेप होगी वो थोड़ी छोटी होगी। तो यहाँ पे जो माइनस साइन है ना, हमें वो डिक्रीमेंट को, ठीक है, डिक्रीमेंट को कर रहा है, डिक्रीमेंट को हमें यहाँ पे मेंशन कर रहा है। टेंजेंशियल स्ट्रेन में क्या है, टेंजेंशियल स्ट्रेन में हमारे पास जब किसी ऑब्जेक्ट में हमारे पास एंगल में चेंज आ रहा है, तो ये थीटा एंगल में चेंज आ रहा है, यहाँ का जो वो होगा हमारे पास, ये डायरेक्शन हमारे पास एक्स होगी। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है डेल्टा एक्स बाय एल। याद रखना, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है, इसको याद रखने की चीज़ है हमारे पास, बस याद कर लो। बहुत इजी चैप्टर, बहुत ही इजी है ये हमारे लिए। और बाकी अगर चैप्टर्स आप लोग देखोगे तो आप लोगों को काफ़ी डिफ़िकल्टीज आएंगी, लेकिन इस चैप्टर में आपको मैं खुद अपनी गारंटी से कह सकती हूँ आपको कहीं डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आया हुक्स लॉ। ये हमारे इस चैप्टर का मेन टॉपिक है, हुक्स लॉ। इससे क्योंकि हमारे पास आगे एक क्वेश्चन जो बनता है वो इस हुक्स लॉ से ज़रूर बनता है, जिसमें हमारे पास थोड़ा सा पार्ट हुक्स लॉ का आता है। तो चलो इस हुक्स लॉ को अब देख लेते हैं हम। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, स्ट्रेस इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। मतलब जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, स्ट्रेन के। जैसे जैसे स्ट्रेन बढ़ेगा वैसे वैसे स्ट्रेस बढ़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, ये जैसे जैसे स्ट्रेन बढ़ रहा है ना वैसे वैसे स्ट्रेस भी बढ़ता जा रहा है। देखो जैसे यहाँ ये स्ट्रेन बढ़ा, स्ट्रेस भी बढ़ा, फिर यहाँ स्ट्रेन बढ़ा, स्ट्रेस भी बढ़ा, स्ट्रेन बढ़ा लेकिन स्ट्रेस भी बढ़ा। तो ऐसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये, ठीक है। तो अब इसका फॉर्मेशन देख लेते हैं। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम रिमूव करते हैं तो कांस्टेंट लगा दिया, ठीक है, कांस्टेंट आ गया। अब इस स्ट्रेन को हम इसके इधर ले गए, स्ट्रेन के नीचे, तो कांस्टेंट स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल कांस्टेंट, ठीक है। और जो ये कांस्टेंट है हमारे पास, मतलब ये जो आया है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, इसे हम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं, ठीक है। इससे भी हमारे पास एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ सकते हैं। हमारे को बिल्कुल भी किसी चीज़ में कमी नहीं छोड़नी है, पता नहीं कहाँ से क्या क्वेश्चन आ जाए, तो हम हर चीज़ को लेके चलेंगे, ठीक है। और जो इसकी हमारे पास वैल्यू होती है, ठीक है, इसकी जो वैल्यू हमारे पास होती है वो नेचर ऑफ मेटल के नेचर पे डिपेंड करती है, उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, और डायमेंशन, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट की डायमेंशन होती है ना, उस पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद करते हुए चलना, ठीक है। हमारे पास हुक्स लॉ भी कंप्लीट हो चुका है। हुक्स लॉ में ज़्यादा कुछ याद करने की चीज़ नहीं है। हुक्स लॉ में डायरेक्टली हमें अगर पूछा जाए तो आप यही लिखना, स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है और वो कांस्टेंट में मूव करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है? Within elasticity limit, the ratio of longitudinal stress and longitudinal strain is called young modulus। देखा, मैंने कहा था young modulus में हमारे पास आया, देखो longitudinal strain, longitudinal stress हमने पढ़ा है इसे। longitudinal strain हमारे पास क्या था, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। ये हमारे पास स्ट्रेस का था। स्ट्रेन का क्या था हमारे पास, आप लोग बता सकते हैं? डेल्टा एल बाय एल, मतलब चेंज इन लेंथ पर यूनिट इट्स ओरिजिनल वैल्यू, मतलब ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो अब यही हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या था ये स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो इसे हम कर देंगे डिवाइड में, ऐसे कर लो इसे, मतलब मैं आपको सही से करके बता देती हूँ। यंग मॉड्यूलस ये रहा हमारे पास, इसको हम गामा से, मतलब ये जो गामा है ना, ऐसे बनाते हैं गामा हम, इससे हम यंग मॉड्यूलस को डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसका हमारे पास क्या है, एफ बाय ए अपॉन डेल्टा एल बाय एल,
ठीक है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे फोर्स क्या है, हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है उसे हम mg से डिनोट करें। ये मैंने डायग्राम बना रखा है उसमें, तो ये mg। एरिया क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा है, मेंशन करा है, सिलेंडर का एरिया हमें मालूम होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल। वही, अब इतना तो सभी को आना चाहिए कि अगर हम इसमें कर रहे हैं ना तो ये इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो एम जी बाई एल। कई लोगों को नहीं आता है, चलो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे जब इस वाले पार्ट को हम ऊपर लेके जाएंगे इनटू में होगा तो ये एल बाय डेल्टा एल हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये क्या होगा, एम जी इंटू एल अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एल। ये हमारे पास यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला है। पूछते हैं इसका, हमें पूछते हैं, तभी मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैं आपको अननेसेसरी बताऊंगी, जो चीज़ आती है वही मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। नो प्रॉब्लम, नहीं आता है मैं ज़रूर बताऊंगी। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट है बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। वो यंग मॉड्यूलस था, यहाँ बल्क मॉड्यूलस है, ठीक है। बल्क मॉड्यूलस में क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेस एंड वॉल्यूम स्ट्रेन विद इन द इलास्टिसिटी लिमिट। कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। बल्क मॉड्यूलस को बस याद रखना, उस यंग मॉड्यूलस को हमने गामा से रिप्रेजेंट करा था, तो इसको हम कापा कापा बोलते हैं। ये के का साइन बना के हम इसे कापा बोलते हैं, ठीक है। इसे हम कापा से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो कापा इज इक्वल, इसका फॉर्मूला हम देख लेते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, ठीक है। कई बार गलती हो जाती है यार, स्लिप हो जाता है ना मुझसे। वॉल्यूम स्ट्रेस हमारे पास क्या है, फोर्स बाय एरिया। स्ट्रेस तो वही रहेगा। स्ट्रेन हमने क्या पढ़ा था इसका, डेल्टा वी अपॉन वी, वेरी नाइस। लेकिन माइनस का साइन, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन हमें क्या, डिक्रीमेंट का हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, डिक्रीमेंट का साइन दे रहा है। अब इसमें भी वही प्रोसेस होगी, हम इसे ऊपर लेके जाएंगे तो इसका हमारे पास क्या बनेगा, एफ इंटू वी अपॉन ए इंटू डेल्टा वी। बस माइनस का साइन लगा दो, यही हमारे पास इसका फॉर्मूला है। इससे हमें बल्क मॉड्यूलस में हमें एक क्वेश्चन पूछते हैं कि जब हम बल्क मॉड्यूलस का रेसिप्रोकल करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस इज मॉड्यूलस ऑफ, क्वेश्चन आता है एमसीक्यूज में, आ सकता है, कंप्रेसिविटी, ठीक है। ये चीज़ भी याद रखना, ठीक है। ये हो गया हमारे पास बल्क मॉड्यूलस टॉपिक। अब नेक्स्ट है हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है, रेशियो बिटवीन टेंजेंशियल स्ट्रेस एंड टेंजेंशियल स्ट्रेन विद इन इलास्टिसिटी लिमिट। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी को हम ईटा को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ईटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला हम देख लेते हैं, फोर्स बाय एरिया अपॉन थीटा। थीटा आप लोग सोचेंगे थीटा कब आया, थीटा का हमने लिखा था ना डेल्टा एक्स बाय एल, ये रिमेंबर, एफ बाय ए अपॉन डेल्टा एक्स बाय एल। वही सेम से ऊपर लेके जाएंगे तो इसका फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे बनेगा, ईटा इज इक्वल एफ इंटू एल अपॉन डेल्टा एक्स इंटू ए। बस यही तो फॉर्मूला था, इतना सही है ये। अब नेक्स्ट हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि ज़रूर से आता ही आता है, ठीक है। तो हम उससे देख लेते हैं अब फटाफट से, फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है इस चैप्टर में, हमें नॉर्मली बस इतना ही देखना होता है। इसमें लर्न करने की चीज़ें हैं, इसमें प्रैक्टिकल चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है कि जैसे इसमें बहुत ही बड़ी डेरिवेशन से कुछ नहीं है। इसमें बस लर्न करने की चीज़ है, याद रखने की चीज़ है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं हमारा। अब जो हमारे पास लास्ट टॉपिक है वो है हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ये हमारे पास लास्ट टॉपिक तो है, लेकिन ये हमारे पास सबसे मेन टॉपिक है, तो इसे पढ़ना तो बनता ही बनता है। देखो इस टॉपिक में क्या है, हमें कुछ ऐसा डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। दिया हुआ क्या है, बनाना होगा हमें, पेपर में दिया हुआ नहीं आएगा, हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है।
इस तरह का पॉइंट, एक तो पहले आप ऐसा डायग्राम इसे बनाना सीख लो, ये बनाते ही आपको पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में क्या है, पहला पॉइंट जो है ओ और पी, मैंने इधर लिखा हुआ है पार्ट ओ पी स्ट्रेट लाइन बिकॉज हुक्स लॉ इज फॉलोड, दैट इज स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। मतलब स्ट्रेस जो है, जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ेगा और स्ट्रेन साथ में बढ़ते जाएंगे, मतलब कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन है पार्ट ओ पी। उसके बाद में क्या है, हमने लिखा है पी बिकम्स कर्व बिकॉज इट इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन बट व्हेन फोर्स इज रिमूव्ड इट गेट्स बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप। मतलब जब हम पी पार्ट से जब आगे जाएंगे, ठीक है, पी पार्ट से आगे गए तो पार्ट ई आया है हमारे पास, तो जो पी से ई पे गया जब, तो ये पार्ट जो है हमारे पास थोड़ा सा कर्व में चला गया, स्ट्रेट से थोड़ा सा कर्व में गया। क्यों कर्व में क्यों गया, क्योंकि हमारे पास जो हुक्स लॉ था वो सिर्फ पी पॉइंट तक फॉलो हुआ। उसके बाद में यहाँ पे हमारे पास जो पी और ई पॉइंट था वो एक दूसरे से प्रोपोर्शनल नहीं थे, स्ट्रेस और स्ट्रेन, तो इसलिए ये कर्व में हो गया। लेकिन यहाँ पे जो है, जो इसकी जब हम इस पी ई पॉइंट पे जाएंगे और ई पॉइंट से जब हम इसको ऑब्जेक्ट को रिलीज़ करेंगे ना, तो ये वापस से अपनी शेप पे आ जाएगा, ठीक है, वापस से अपनी ओरिजिनल शेप पे आ जाएगा। जैसे हमने इलास्टिसिटी का नाम दिया है, तो ये पॉइंट जो है हमारे पास, ये इलास्टिक पॉइंट, इसे हम येल्ड पॉइंट भी बोलते हैं, याद रखना, ठीक है, येल्ड पॉइंट बोलते हैं इसे हम। अब मैंने आगे क्या लिखा है, आफ्टर ई पॉइंट रिमूविंग द फोर्स ऑब्जेक्ट नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। मतलब ई पॉइंट के आगे जाने के बाद हम वापस से अपनी ओरिजिनल स्टेट में नहीं आ सकते। मतलब यहाँ पे जो है ये ऑब्जेक्ट हमारे पास परमानेंट डिफॉर्म हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, परमानेंट डिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट परमानेंट डिफॉर्म हो जाएगा, तभी तो मैंने यहाँ पे लाइन बनाई कि ये वापस से अपनी ओरिजिनल स्टेट में नहीं जाएगा, इसलिए हम इसे परमानेंट डिफॉर्म बोल देंगे। अब जब हम इस ए पार्ट से और आगे जाएंगे, मैंने क्या लिखा है, पॉइंट बी इज कॉल्ड ब्रेकिंग पॉइंट एंड पॉइंट सी इज कॉल्ड फ्रैक्चर पॉइंट। अब जैसे जैसे हम बढ़ेंगे, ठीक है, स्ट्रेस बढ़ रहा है लेकिन स्ट्रेन भी बढ़ रहा है, ठीक है, स्ट्रेस भी बढ़ा स्ट्रेन भी बढ़ा, ठीक है। स्ट्रेस जब हमारे पास बढ़ा ना, तो यहाँ पे जो इस पॉइंट है, इस पॉइंट से हमारे पास एक ब्रेकिंग पॉइंट, इसे हम ब्रेकिंग पॉइंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से धीरे धीरे करके जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो टूटना स्टार्ट हो जाएगा, उसका ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही वो सी पॉइंट पे आएगा, सी पॉइंट पे आते ही उसका पूरी तरीके से ब्रेक डाउन हो जाएगा, और इसे पॉइंट को हम फ्रैक्चर पॉइंट बोलते हैं। इतना सा ही था बस ये। आप लोग सोचेंगे ये क्या था, इतना सा दिखाते तो बहुत बड़ा है नंबर, ये कम से कम 3 से 4 नंबर का आ जाता है, लेकिन लिखना हमें इतना ही होता है। तो यही था हमारा चैप्टर 9, जो कि था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। इतना सा चैप्टर था हमारे पास और सबसे इजी चैप्टर था ये हमारा। अगर आपको इस चैप्टर के एकदम प्रॉपर नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको इस चैप्टर के प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड करा सकती हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. Please like, share and subscribe my new channel. Thank you.